चैप्टर 3 है पावर ऑफ कोर्ट्स। इसमें सेक्शन 26 है कोर्ट्स बाय विच ऑफेंसेस आर ट्राइबल। तो सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस कोड एनी ऑफेंस अंडर इंडियन पीनल कोड 45 ऑफ 1860 मे बी ट्राइड बाय फर्स्ट द हाई कोर्ट और द कोर्ट ऑफ सेशन और एनी अदर कोर्ट बाय विच सच ऑफेंस इज शोन इन फर्स्ट शेड्यूल टू बी ट्राइबल। तो 26 का ए तो पहले तो ये बताता है कि कोई भी ऑफेंस जो कि इंडियन पीनल कोड 45 और 1816 में है वो ट्राई किया जा सकता है या तो हाई कोर्ट द्वारा, दूसरा कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा या कोई भी कोर्ट द्वारा जिसमें सच ऑफेंस शो किया गया फर्स्ट शेड्यूल में ट्राइबल। इसके प्रोवाइजो में ये बताया गया है कि कोई भी ऑफेंस जो कि सेक्शन 376 ए बी सी डी ई मतलब ये सारे रेप से रिलेटेड वाले सेक्शन हैं उसमें वो ऑफेंस फॉल करता है तो ट्राई किया जाएगा एज फार एज प्रैक्टिकेबल ऐसे कोर्ट में जो कि वुमेन के द्वारा प्रिसाइड है, वुमेन के द्वारा प्रिसाइडेड कोर्ट में ट्राई किया जाएगा। बी बोलता है कोई भी ऑफेंस अंडर एनी अदर लॉ shall, when any court is mentioned in this behalf, such law be tried by such court, and when no court is so mentioned, may be tried by first the High Court, second any other court by which such offence is shown in first schedule to be triable। तो बी बता रहा है कोई भी अदर ऑफेंस यानी आईपीसी के अलावा जब कोई कोर्ट मेंशनड है उस बिहाफ में, उस लॉ में, मतलब किसी और लॉ में वो ऑफेंस हो रहा है और उस में कोई पर्टिकुलर कोर्ट मेंशन है तो उस कोर्ट द्वारा ट्राई किया जाएगा। और अगर कोई भी कोर्ट मेंशन नहीं है तो या तो हाई कोर्ट द्वारा ट्राई किया जा सकता है किसी भी दूसरे कोर्ट द्वारा जिसमें वो ऑफेंस फर्स्ट शेड्यूल में ट्राइबल शो किया गया है। सेक्शन 27 है ड्यूरिसडिक्शन इन केस ऑफ जुवेनाइल्स। इसमें बोला गया है कोई भी ऑफेंस जो कि पनिशेबल नहीं है डेथ से या इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ से वो ऐसे पर्सन द्वारा कमिट किया गया है जब वो कोर्ट के सामने लाया जाता है या पेश किया जाता है तब वो 16 साल से कम की एज का है तो ट्राई किया जा सकता है कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा या फिर किसी भी ऐसे कोर्ट द्वारा जो कि स्पेशली एम्पावर्ड है अंडर चिल्ड्रंस एक्ट 1960 में। इसमें चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट याद रखना, सेक्शन 27 याद रखना, और या फिर वो किसी भी ऐसे कोर्ट द्वारा जो कि स्पेशली एम्पावर्ड है चिल्ड्रंस एक्ट 1960 में या फिर किसी भी अदर लॉ में फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स जो कि प्रोवाइड करता है ट्रीटमेंट, ट्रेनिंग और रिहेबिलिटेशन ऑफ यूथफुल ऑफेंडर्स के लिए। सेक्शन 28 है सेंटेंसेस जो कि हाई कोर्ट और सेशन जज पास कर सकते हैं। हाई कोर्ट पास कर सकता है कोई भी सेंटेंस ऑथोराइज्ड बाय लॉ। ठीक है, सबसे पहली बात सेक्शन 28 का 1 हाई कोर्ट कोई भी सेंटेंस ऑथोराइज्ड बाय लॉ पास कर सकता है यानी वो मृत्युदंड और आजीवन कारावास ये दोनों भी दे सकता है। फिर सबसेक्शन 2 बोलता है सेशन जज और एडिशनल सेशन जज वो भी पास कर सकते हैं कोई भी सेंटेंस ऑथोराइज्ड बाय लॉ, लेकिन कोई सेंटेंस जो कि डेथ पेनल्टी का अगर वो दे रहे हैं तो वो सब्जेक्ट होगा कन्फर्मेशन बाय हाई कोर्ट के। यानी सेशन जज और एडिशनल सेशन जज भी कोई भी सेंटेंस पास कर सकते हैं ऑथोराइज्ड बाय लॉ, लेकिन डेथ का सेंटेंस हाई कोर्ट के कन्फर्मेशन में होगा। इसका सबसेक्शन 3 बोल रहा है असिस्टेंट सेशन जज पास कर सकता है कोई भी सेंटेंस ऑथोराइज्ड बाय लॉ एक्सेप्ट सेंटेंस ऑफ डेथ या फिर इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 10 ईयर्स। कुल मिला के असिस्टेंट सेशन जज भी पास कर सकता है कोई भी सेंटेंस ऑथोराइज्ड बाय लॉ सिवाय डेथ सेंटेंस के, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के, इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 10 ईयर्स के। मतलब इसे याद रखने का तरीका है कि असिस्टेंट सेशन जज 10 साल से कम की सज़ा दे सकता है। हाई कोर्ट सब तरह की सज़ा दे सकता है जो कि ऑथोराइज्ड बाय लॉ है। सेशन जज और एडिशनल सेशन जज भी एनी सेंटेंस ऑथोराइज्ड बाय लॉ दे सकते हैं, बस जो डेथ सेंटेंस भी वो दे सकते हैं, बस वो हाई कोर्ट के कन्फर्मेशन का सब्जेक्ट होगा। और असिस्टेंट सेशन जज 10 साल से नीचे की। अब है सेक्शन 29 सेंटेंसेस विच मजिस्ट्रेट्स में पास। सेक्शन 29 बात करता है सेंटेंसेस विच मजिस्ट्रेट्स में पास। तो कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट पास कर सकता है कोई भी सेंटेंस ऑथोराइज्ड बाय लॉ एक्सेप्ट सेंटेंस ऑफ डेथ, इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म एक्सीडिंग 7 ईयर्स। मतलब सीजेएम का जो कोर्ट है वो 7 साल से कम की सज़ा दे सकता है। असिस्टेंट सेशन जज 10 साल से कम की दे सकता है, उससे ऊपर पड़ा था याद रखना।
सबसेक्शन 2 बोलता है कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास में पास एनी सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 years एंड फाइन नॉट एक्सीडिंग 10,000 रुपीज़। तो जो मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है वो 3 साल से कम की और 10,000 रुपये से कम का फ़ाइन, 10,000 तक का फ़ाइन दे सकता है। और कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास वो इम्प्रिजनमेंट दे सकता है 1 साल तक की और फाइन 5,000 तक का। ये सब रटने पड़ेंगे प्री के लिए। और कोर्ट ऑफ चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, उसके पास वो सारी पावर्स होंगी जो कि कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की है और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की है, और पावर्स ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास की है। मतलब वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जितनी सज़ा दे सकता है। चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, इन सब की ताकतें होती। सेक्शन 30 सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन, मतलब फ़ाइन न देने पे इम्प्रिजनमेंट का सेंटेंस। इसका सबसेक्शन 1 बोलता है कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट में अवॉर्ड सच टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन एज इज ऑथोराइज्ड बाय लॉ। कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो भी हो, वो ऐसा टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन में देंगे जैसा कि ऑथराइज्ड बाय लॉ है। प्रोवाइजो ये दिया गया है कि वो टर्म प्रोवाइडेड दैट द टर्म ए इज़ नॉट इन एक्सेस ऑफ द पावर्स ऑफ मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 29। मतलब वो टर्म मजिस्ट्रेट के जो पावर सेक्शन 29 में दिए गए हैं ना, उससे एक्सेस में नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास का है तो इसका इम्प्रिजनमेंट 3 ईयर से ऊपर नहीं होना चाहिए, डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन में भी। इस तरीके से अगर मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास का है तो 1 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए, जो कि 29 में पार्ट दिए गए हैं, उससे एक्सेस में नहीं जाना चाहिए। सेकंड, शेल नॉट where imprisonment has been awarded as part of substantive sentence exceed 1/4 of the term of imprisonment which the magistrate is competent to inflict as punishment for the offence otherwise than as imprisonment in default of fine। इसे ध्यान से समझना, जहाँ पर imprisonment substantive sentence के पार्ट में अवॉर्ड किया जा चुका है, ठीक है, यानी डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट के फाइन में किया जा चुका है imprisonment अवॉर्ड, तो वो imprisonment 1/4 ऑफ टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट से एक्सीड नहीं करना चाहिए, जो कि मजिस्ट्रेट कंपिटेंट है उस पनिशमेंट के लिए इन्फ्लिक्ट करने के लिए ऑफेंस, अदरवाइज देन एज इम्प्रिजनमेंट इन डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन। यानी मान लो कोई भी केस है जैसे कि चोरी का, तो उसमें भी फाइन के अलावा भी मान लो कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के पास 3 साल देने की सज़ा है, ठीक है, तो फाइन के अलावा भी टोटल, तो उसके 1/4 से एक्सीड नहीं करना चाहिए, जब पहले भी सब्सटेंटिव इम्प्रिजनमेंट सब्सटेंटिव सेंटेंस की तरह दिया गया हुआ है। तो फाइन के अलावा भी जो उसकी टॉप पावर है उसके 1/4 से ऊपर उस ऑफेंस में सज़ा देने के लिए उसके 1/4 से एक्सीड नहीं करना चाहिए टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट। इसका सबसेक्शन 2 बोलता है इम्प्रिजनमेंट अवॉर्डेड अंडर दिस सेक्शन मे बी इन एडिशन टू सब्सटेंटिव सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर मैक्सिमम टर्म अवॉर्डेबल बाय मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 29। इस सेक्शन के अंदर जो इम्प्रिजनमेंट अवॉर्ड किया जा रहा है वो सब्सटेंटिव सेंटेंस जो है, मैक्सिमम टर्म जो अवॉर्ड किया गया है मजिस्ट्रेट के द्वारा 29 के अंदर, उसके एडिशन में हो सकता है। मतलब सब्सटेंटिव सेंटेंस मिल गया लेकिन इम्प्रिजनमेंट के डिफ़ॉल्ट में और सेंटेंस मिल रहा है, तो ये उसके एडिशन में होगा। यूँ नहीं बोलेंगे कि इसकी तो 1 साल तक की सज़ा देने की पावर थी पर डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन का मिला के ऊपर चला जा रहा है, ये नहीं, ये इसके एडिशन में होगा। ये हो गया सेक्शन 30।